देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, मोदी सरकार को फिर से मारना पड़ा है यू टर्न। दोस्तों बताएंगे कौन से मामले को लेकर बुरी तरीके से बीजेपी के लोग बैकफुट पर नजर आए हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकना पड़ा है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्या भारत बंद को लेकर डर गए हैं बीजेपी के लोग। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन की धमकी देने वाले अखिलेश यादव की ओर से भी एक बड़ा बयान सामने आया। दोस्तों इसी के साथ में कोलकाता के साथ साथ महाराष्ट्र से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। दोस्तों इसके बाद लोगों का जबरदस्त तरीके से गुस्सा फूटा है और भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर आ रही है बिग ब्रेक न्यूज अपडेट। एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये मोदी की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार नहीं, बल्कि यू टर्न सरकार है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय संविधान जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी बिग ब्रेक न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर विपक्ष के विरोध, राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश के दौरे, अखिलेश यादव के द्वारा आंदोलन करने की धमकी और कल भारत बंद बुलाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बैकफुट पर है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि बीजेपी ने विपक्ष के विरोध के बाद नौकरशाही में लेटरल एंट्री के माध्यम से आरक्षण खत्म करने की अपनी मंशा को भारी दबाव के बाद वापस ले लिया है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार का लेटरल एंट्री का प्रावधान संविधान पर हमला है। सरकारी महकमे में रिक्तियां भरने की बजाय पिछले 10 वर्षों में अकेले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ही भारत सरकार के हिस्से को बेच कर 5,10,000 पदों को खत्म कर दिया गया है। अनुबंधित भर्तियों में 91% का इजाफा हुआ है। SC ST OBC 2022-2023 तक 1,30,000 पद कम किए गए हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के नेता ने बताया है कि कैसे सीट कम की जा रही है और PSU के साथ साथ सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है। आरक्षण को भी सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों इस पूरे मामले पर भाजपा पर दबाव बनाया गया। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंचे तो इस मुद्दे पर उनकी ओर से टिप्पणी की गई और 2 दिन पहले भी उन्होंने बयान दिया था। लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा था, लेकिन अब धरातल पर भी यह कैंपेन देखने को मिल रहा था। दोस्तों अखिलेश यादव ने भी आंदोलन की धमकी दी थी। इसके बाद कल भारत बंद का ऐलान किया गया है, तो इस मुद्दे के लिए भी लोगों का हुजूम देखने को मिलेगा। शायद यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा है। दोस्तों मोदी सरकार, ऐसा लग रहा है कि अब मोदी सरकार नहीं बल्कि यू टर्न सरकार बन गई है। दोस्तों क्योंकि पहले किसानों को लेकर 3 काले कानून आए थे, मोदी सरकार मेजॉरिटी में थी, लोगों ने आंदोलन किया और बाद में भाजपा को झुकना पड़ा और आखिरकार 11 महीने के आंदोलन के बाद तीनों काले कानून वापस हो गए। मोदी को यू टर्न लेना पड़ा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर 5 साल तक बीजेपी ने पलटी मार रखी थी दोस्तों। और यूसीसी की बात करें तो अभी उसे पेश भी नहीं किया गया है। भाजपा के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, लेकिन इतनी हिम्मत बीजेपी नहीं जुटा पा रही है कि यूसीसी को कानून को लेकर आया जाए पार्लियामेंट के अंदर। इसी तरीके से ब्रॉडकास्टिंग बिल लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जोरदार विरोध हुआ तो फिर यू टर्न ले लिया गया। नया ड्राफ्ट बनाने के नाम पर कानून को वापस किया गया है, जो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर डर को दिखाता है। दोस्तों यूपीएससी के अंदर लेटरल एंट्री का मामला भी जो बीजेपी लेकर आई थी, इस पर भी यू टर्न मारा गया है और मोदी सरकार की ओर से यूपीएससी को निकाली गई भर्ती को वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये यू टर्न सरकार चल रही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ केंद्र सरकार ने विवादों के बीच यूपीएससी के फैसले को वापस लेने का निर्देश जारी किया है। इस पर अखिलेश यादव ने भी अपने बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कह दिया है कि वो इस पूरे मामले पर आंदोलन करने का ऐलान कर चुके थे। अगर ये कानून वापस नहीं होता तो आंदोलन किया जाता। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि समाजवादी पार्टी लेटरल भर्ती के खिलाफ 2 अक्टूबर से होने वाले आंदोलन के आह्वान को स्थगित करती है। यानी 2 अक्टूबर से एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही थी, तैयारियां पूरी हो गई थी, लेकिन अब जैसे ही कानून वापस किए जा रहे हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रोटेस्ट को वापस लेने का ऐलान किया है। दोस्तों कुल मिलाकर दोनों पार्टियों के दबाव में भारतीय जनता पार्टी को कई सारे फैसले पलटने पड़ रहे हैं और यही होता है जब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बंपर वोट करते हैं तो उसको पूरे 5 साल तक झुककर सरकार चलाना पड़ता है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी की सरकार होती तो अब तक बीजेपी ने इस कानून को लागू कर दिया होता और मीडिया को भी पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर लिया होता, लेकिन उनको पता है कि अगर विपक्ष से बीजेपी पंगा लेगी तो फिर विपक्ष के लोग एकजुट हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास फिर समर्थन के लिए कोई नहीं बचेगा, सरकार भी कहीं उनकी ना गिर जाए। साथ साथ दोस्तों मोहम्मद जुबैर की ओर से 2 ट्वीट शेयर किया गया है। एक में अश्वनी वैष्णव 18 अगस्त 2024 को ट्वीट करते हुए भावुक होते हुए कांग्रेस पार्टी को हिपोक्रेट बताते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार के दौरान ये मामला सामने आया था, प्रकाश में आया था, जब एआरसी की दूसरी रिपोर्ट में कहा गया था कि लिटरल एंट्री करवाई जानी चाहिए। यूपीए के पीरियड में एआरसी का रिकमेंडेशन था जिसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लागू नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार लागू कर रही है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करके विरोधाभास दिखा रही है। हालांकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उन्हें ये लॉजिकल नहीं लगा, इसलिए उनकी यूपीए सरकार ने इसको लागू नहीं किया था और अब भी कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी का पुराना स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्वनी वैष्णव, जिनको रेल मंत्री नहीं रील मंत्री बोला जाता है, सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के स्टैंड को डिफेंड कर रहे थे। उसके बाद जब ये निर्णय सामने आया आज की मोदी सरकार ने कानून को वापस ले लिया है, तो अब आकर उनको इस फैसले को भी मास्टर स्ट्रोक बताना पड़ा है। दोस्तों यानी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो या बीजेपी का समर्थक हो, मोदी और भाजपा की सारी काम को उनको मास्टर स्ट्रोक बताना पड़ता है। लिटरल एंट्री लेकर आए तो उसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे और अब उसे वापस लिया गया है तो भी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। यही दुर्भाग्य है देश का कि एक मंत्री को अपने मन से नहीं बल्कि अपने पार्टी और एक नेता के सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप भी मानते हैं
दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी के अंदर केवल 2 लोगों की चलती है और उन्हीं के आसपास लोगों को बयान देना पड़ता है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन वो 2 लोग हैं जिनकी बीजेपी में चलती है। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, अर्जुन की हत्या के मास्टरमाइंड को पुलिस ने अधीक्षक ने बचाने का प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, मृतकों के परिवार को न्याय अवश्य मिलेगा। ये बातें सिसनी के भावलपुर में अर्जुन सरोज की हत्या के बाद मंगलवार को मृतकों के परिजनों से मिलने गांव लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे हैं। दोस्तों मृतक के परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि अर्जुन की मां ने बताया है कि उनका छोटा बेटा नाई की दुकान चलाता है। 6-7 लोग आए थे उनकी दुकान पर बाल काटने के बाद पैसे नहीं दिए। अर्जुन की हत्या के पूर्व भी दुकान में युवा कुछ आए थे और पैसे को लेकर विवाद हो गया था। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी ने रायबरेली के अंदर दलित समाज से आने वाले अर्जुन की हत्या के मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। न्याय सुनिश्चित कराने की मांग की जा रही है। राहुल गांधी खुद दिल्ली से वहां पहुंचे हैं। साथ साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। दोस्तों राजनीतिक पार्टियों की रैलियां शुरू हो चुकी है तो टिकट दावेदारों की भी होड़ लग गई है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के दामाद चिरंजीवी रॉय ने डिप्टी सीएम पद के लिए दावेदारी कर दी है। ये दावेदारी तब की गई है जब उन्हें अभी तक टिकट देने की घोषणा नहीं की गई है। चिरंजीव राव हरियाणा के रेवाड़ी से विधायक है। रेवाड़ी में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में चिरंजीव राव ने कहा कि जो नारा दिया गया था बीजेपी ने दिया था लोकसभा में 400 पार और हरियाणा के पिछले चुनाव में 75 पार, हम लोग इस बार बीजेपी का नारा पूरा करेंगे और हम लोग 75 पार सीटें जीतेंगे। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेक न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सही बताना केशव प्रसाद मौर्य बंद कमरे में डांटे गए हो या आगे ... लिखा गया है दोस्तों, यानी आप समझ सकते हैं कि क्या कहने की कोशिश की गई होगी। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा गया। आगे लिखा गया कि पूरा पिछड़ा वर्ग तुम्हारे ऊपर लानत भेज रहा है। पिछड़ा वर्ग कह रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने सरेंडर करके तलवे चाटकर गुलामी करके पूरे समाज को अपमानित करने और समाज को बेचने एवं धोखा देने का काम किया है। जरा भी लाज शर्म नहीं रही तुम्हारी, धिक्कार है तुम पर बेशर्म। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से की गई टिप्पणी पर देखते हैं केशव प्रसाद मौर्य की ओर से क्या बयान दिया जाता है। साथ बदलापुर में एक और सफाई कर्मी के द्वारा 2 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। संबंधित संस्थान बदलापुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल है। इस घटना के बाद बदलापुर के अभिभावक और कई नागरिक नाराज है। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं और बदलापुर की घटना पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अहम जानकारी दी है। उनका मानना है कि कार्रवाई की जा रही है, एसआईटी का गठन किया गया है और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के अंदर बच्चियों के साथ हुए छेड़खानी के मामले को लेकर ये जोरदार विरोध करते लोग नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि देश भर के अंदर इस तरीके की हिंसा का पुरजोर विरोध होना चाहिए और जो कोलकाता में आवाज उठ रही है उस तरीके की आवाज पूरे देश भर के अंदर चप्पे चप्पे में उठनी चाहिए, तो अपनी राय जुले बताएगा। साथ साथ कश्मीर में 3 चरणों के अंदर चुनाव होने वाले विधानसभा के और ऐसे में निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को आज अधिसूचना पहले चरण के चुनाव को लेकर जारी कर दी है। 24 सीटों पर 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशियों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले चरण में नामांकन की अंतिम तिथि 27 अगस्त बताई गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 28 अगस्त को होगी। नाम वापस की अंतिम तारीख 30 अगस्त और मतदान की तिथि 18 सितंबर है। पहले चरण में दक्षिण कश्मीरी के 16 विधानसभा क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के 8 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। जिन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं उसमें कश्मीर घाटी के पंपोर, त्राल और पुलवामा, राजपोरा और जौनापोरा, सिपड़ी और DH पोरा, कुलगांव, देवसर और कई क्षेत्र हैं। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर सारी तैयारियां सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने कर ली है। जगह जगह रैली रोड शो भी किए जा रहे हैं, ओपिनियन पोल भी लिए जा रहे हैं, लोगों से पूछे भी जा रहे हैं आप लोगों की क्या राय है, किस तरीके का माहौल आप जम्मू कश्मीर के अंदर देखते हैं। जो भी खबर आप लोगों को अच्छी लगी हो उस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।